नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, भारत सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री। आप सुन रहे हैं उत्तर का पुत्र पॉडकास्ट। और जब बारिश अच्छी होती है, मौसम अच्छा हो तो अंदर से शेरो शायरी निकलती है। मेरे शहर का मौसम बहुत हसीन है, इजाजत हो तो एक शाम चुरा लूं। अरे वाह वाह वाह। सांस की बात है कि मैं डी तिवारी खंडूरी साहब के साथ, कोश्यारी साहब, हरीश रावत जी के साथ सांसद रहा हूँ, निशंक जी के साथ रहा हूँ। और यहाँ के एक बेटे वहाँ मुख्यमंत्री बने हुए हैं। हाँ बिल्कुल, महाराज जी। हाँ, दिए का अपना कोई मुकाम नहीं होता, जहाँ भी जाएगा रोशनी दिखती है। पहले भाई होलकर जी से मैं बहुत प्रभावित हूँ। तो मैन टू मैन एंड पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट से अच्छा दुनिया में कोई चीज ही नहीं है राजनीति में। जब से मैं चला हूँ मेरी मंजिल पर नजर है, नाखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। क्लासिकल म्यूजिक, भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, बिहुआ, भांगड़ा, घूमर, राई, ये अपने देश के बड़े नृत्य हैं, लोकगीत है, लोक संगीत है, उसमें बड़ी रुचि है। नया यंग ऑडियंस है, यूथ है, कई बार वो थोड़ा अजीब सी नजर से देखती है। उनको लगता है कि राजनीति कूल नहीं है। 25 साल हो गए जाते हुए, तो जब वो शील्ड दे रहे होते हैं तो मैं धीरे से पूछता हूँ क्या बनना चाहते? IAS, IPS, IFS, IRS, डॉक्टर्स, इंजीनियर। आज तक एक बच्चा नहीं मिला जो ये कहे मैं राजनीति करूँ। तो ये क्या गंभीर बात नहीं है? ये दिल्ली में क्या हो रहा है? ये दिल्ली क्यों, मतलब ये देश की राजधानी हाथ नहीं आ पा रही। किसके नहीं आता पा रही? मतलब अगर 9 साल से पूरी तरह कंट्रोल में है दिल्ली। तो देश आजाद हुआ था, मैं ये कहता हूँ आजादी के साथ जब तमाम चीजें आई तो केवल कॉमन एजुकेशन रख देना चाहिए था। नगर सेठों भिखारी के बच्चे एक कॉमन एजुकेशन, एक छत के नीचे एक ही सिलेबस से पढ़ रहे होते, तो आज देहात में भी बहुत IAS IPS होते। मेरे साथ चेतन चौहान साहब MP, कीर्ति आजाद साहब आए, अजरुद्दीन जी आए, सिद्धू साहब आए, और एक दिन तो देखा भगवान जी चले आ रहे पीछे पीछे। और राजनीति बुरी नहीं है, राम के हाथ में आई तो मर्यादा बनी, कृष्ण के हाथ में आई तो तानाशाहों की समाप्ति हुई, बुद्ध के हाथ में आई तो करुणा बनी, महावीर के हाथ में आई तो अहिंसा हो गई, तो मोदी जी के हाथ में आई तो गरीब कल्याण। वो मोदी जी है, न मांझी न रहबर न हाथ में हमारे, या कश्ती भी टूटी एक ऐसा सफर है। और फकीरी का अपना अलग ही मजा है, ना पाने की चिंता ना खोने का। नमस्कार, पहला प्रणाम। मैं हूं आरजे काव्य और उत्तर का पुत्र पॉडकास्ट पर आज हमारे साथ में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल जी। जिस वक्त पे हम ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं, रात के तकरीबन 10:32। सर, ये रोज का है आपका या ये ऐसा मतलब कभी कभी हो जाता है? ईश्वर का वरदान है ये जी। एक बार मेरे मुंह से अभिशाप निकल गया था। अच्छा। ये ईश्वर का अभिशाप है कि आज तक जब से राजनीति 93 में आया हूँ जी। तारीख बदलने के बाद ही कॉन्स्टिट्यूंसी से लौटता हूँ। तो 2-3 बार आया तो फिर किसी ने कहा कि नहीं, इसको वरदान मानो, क्योंकि आप लेट आएंगे तो आप मूवमेंट कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं तो लोकप्रियता बढ़ेगी, वोट भी बढ़ेगा और पार्टी भी मजबूत होगी। तो 2 या 3 बार ऐसा हुआ इस 30 साल में कि अगर 12 से पहले आ गया तो मैंने वाइफ से कहा कि 100% कोई फोन आने वाला है जो मुझे दोबारा जाना पड़ेगा। ऐसा होता है। अच्छा। ये संयोग नहीं है। अब जैसे अब मैं 9 बजे फ्री होकर कुछ भी। राइट। और आज भी मेरे ख्याल से आप बता रहे थे सुबह 5 बजे दिल्ली से चले थे? जी, नहीं, दिल्ली से नहीं चला, आगरा से चला। आगरा से चले हैं दिल्ली, फिर दिल्ली से एयरपोर्ट से यहाँ, और एयरपोर्ट से ही ऋषिकेश एम्स, उसके बाद वो हॉस्पिटल, उसके बाद अभी आपके बीच में। राइट। आपके जो सुपर बॉस हैं, जो देश के भी इस वक्त पे सुपर बॉस नरेंद्र मोदी जी, उनके लिए भी कहते हैं कि 17, 18, 20 घंटे तो मामूली बात है। ये आप लोगों ने क्या, ये वर्क कल्चर वर्कोहॉलिक टाइप के क्यों हो गए आप सब लोग? मुझे लगता है कि 5 घंटे से ज्यादा जो सोते हैं वो सब बीमार लोग हैं। अच्छा। और मैं धीरे धीरे 7 से 6 आया, फिर 5:30 आया, फिर 5 आया, फिर 4:30 पे आया। और आप देख रहे होंगे कि जैसी रात होती है मेरी इंद्रियां और जागृत होती है जी। तो 2 बजे 3 बजे या 2 बजे कोई राजनीतिक मीटिंग नहीं हो सकती, कोई नहीं कर सकता इस देश में। लेकिन 22 लाख मतदाता हैं, तो कुछ शादियां होंगी, तेजवी होंगी, भागवत होगी, कथा होगी, बर्थडे होगा, मैरिज एनिवर्सरी होगी, कव्वाली होगी, रसिया होगा, दंगल होगा, मुशायरा होगा, कवि सम्मेलन होगा। अगर सब अटेंड करेंगे तो रात के 2 बजेंगे। और मैंने सुना है कि आपको पशुओं से, पक्षियों से, आपके फेसबुक पे भी देख रहे थे, आपकी टीम भी बता रही थी, कह रहे थे कि मान लीजिए आप आगरा में हैं और दिल्ली ने कहा जी आज हमारा जो पेट है उसका बर्थडे है, तो आप दिल्ली चल देते हैं। ये पशु प्रेम जो है ये डिपार्टमेंट की वजह से आया जब आपके पास एनिमल हस्बेंड्री? मुझे लगता है कि
ईश्वर ने विभाग दिया, हाँ। क्योंकि मैं पेट लवर्स हूँ, एनिमल लवर्स हूँ, तो मेरे हिस्से में वेटनरी यूपी में आई। उस समय गाय के लिए तो बहुत काम किया गया, जो उत्तर प्रदेश में आप देख रहे होंगे कि गौशालाएं हैं, क्योंकि निराश्रित गौवंश एक बड़ी समस्या हो रही है। मुझे उत्तराखंड की नहीं पता, लेकिन उत्तर प्रदेश में बड़ी समस्या। तो गौशालाएं बनाई, सेक्स सॉर्टेड सीमन, जिससे बछिया ही पैदा हो, क्योंकि जब से मशीन आई है, पता नहीं आप अगर रूरल बैकग्राउंड के होंगे जी, तो कोल्हू चलता था, हाँ। वो बैल से चलता था, रहट चलती थी, वो बैल से चलती थी, खेत जोता जाता था तो हल बैल से चलता था, बैलगाड़ी बैल से चलती थी, और दाएं होती थी। कम लोग जानते हैं कि जैसे गेहूं को काट के डाल दिया तो उनके खुरों से, बैल के खुर से, उसी से क्रशिंग होती थी। तो फिर थ्रेसर आया तो बैल यूजलेस हो गया, ट्रैक्टर आया तो बैल यूजलेस हो गया, इंजन आया तो रहट चली गई, और वो क्रशर आया तो कोल्हू चला गया। तो ये अब बैलगाड़ी समाप्त हो गई है, रहट समाप्त हो गया, कोल्हू समाप्त हो गया, बैल से जुताई समाप्त हो गई है, और दाएं समाप्त हो गई। तो वो जब यूजलेस हो गया तो वो प्राइसलेस हो गया। एक जमाने में, हालांकि इंटरव्यू पता नहीं कहाँ से कहाँ जा रहा है जी। एक जमाने में अगर आप गांव के रहे होंगे, किसी के बछड़ा पैदा होता था तो मिठाई बांटता था, बिल्कुल। और यहाँ तक माना गया है कि अगर किसी के घर में कोई किसी की डेथ हो गई और बछड़ा जैसी पैदा हो गया तो उसका त्योहार उठ जाता था। त्योहार खोटे हो जाते हैं ना, दिवाली के आसपास कोई मर गया तो किसी की गाय 2-3 बार बछड़ा दे दे तो बछड़ा हमेशा महंगा रहा है, क्योंकि वो इतने खेती के काम आता था। मशीन आने के कारण, इंजन आने के कारण, ट्रैक्टर आने के कारण, मेटाडोर आने के कारण, थ्रेशर आने के कारण, मैं थ्रेशर भूल गया था, और क्रेशर आने के कारण तो है वो। इसलिए जितनी देर हम बात कर रहे हैं कुछ बछड़े पैदा हो रहे होंगे तो वो टोटल पैरासाइट है। गाय के बछिया पैदा होगी तो वो गर्भवती होगी, बच्चा पैदा करेगी, दूध देगी, 11 साल बाद वो पैरासाइट होगी। लेकिन जो नंदी महाराज हैं द डे वन से, तो हमने कोशिश की थी एक सेग्रीगेटेड सीमन अमेरिका की कंपनी ने किया, उसमें 92% कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा गाय को गर्भधारण कराएंगे AI के द्वारा, और ये वर्गीकृत, क्योंकि X और Y ये तय करता है मेल फीमेल। तो 92% बछिया ही पैदा हुई। बछिया पैदा होगी तो 10-12 साल काम होगी, बछड़ा पैदा होगा तो पहले दिन से उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर आप बैल से खेती करेंगे तो 365 दिन आपको उनको खिलाना पड़ेगा। तो उसकी जगह घंटे भर के लिए ट्रैक्टर बुला लो जी। ट्रैक्टर चलेगा तो डीजल का खर्चा होगा, बैल चले या ना चले 365 दिन वो भूसा खाएगा। तो किसान का भी अपना एक अर्थशास्त्र होता है। तो मुझे पशुपालन मंत्री के रूप में मुझे खुशी है कि अच्छा काम करना पड़ा, और जो जिंदाबाद नहीं कर सकते हैं, मुर्दाबाद नहीं कर सकते, धरना नहीं कर सकते, रैली प्रदर्शन नहीं करते, तो उनके हक हुकूक की भी तो चिंता करनी चाहिए ना। इसलिए एनिमल क्रूल्टी एक्ट का, गौवंशवध अधिनियम का मैंने सख्ती के साथ उत्तर प्रदेश में उन दिनों पालन किया। तो वहीं से ये आपका पूरा? नहीं, बचपन से। जो गांव का होगा तो भैंस होगी, उसके यहाँ गाय होगी, बकरी होगी, बल्कि हम लोग, और वो होते हैं स्ट्रीट डॉग होते हैं, तो हम तो उनके नाम तक होते हैं ना। गाय के भैंस मर जाती है तो घर में खाना नहीं बनता है, क्योंकि उससे 8-10 किलो दूध का नुकसान होगा, और उसका कुछ नाम भी होता है, उससे भावनात्मक रिश्ते भी हो जाते हैं जी। मैं रूरल बैकग्राउंड का हूँ, इसलिए नहीं बिल्कुल, ये देश तो गांव से ही चलता था और आज भी गांव से ही बनता है एक्चुअली। देश की खुशहाली का रास्ता खेत खलियान से होकर गुजरा। एक बड़े कमाल के सांसद थे हुकुमदेव नारायण यादव, आप जानते हो? बिल्कुल। MP रहा हूं। हाँ, उनकी मैंने बहुत साल पहले उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी कि ये देश किसानों का देश था, लेकिन बढ़ते बढ़ते मजदूरों का देश सा हो गया है। इस कमेंट को कैसे देखते हैं आप? क्योंकि जरूरत किसानी, मुझे लगता है कि जितना एक जवान सेना में वहां सरहद पे भूमिका निभा रहा है, उतना ही किसान भी निभाता है। किसान निभा रहा है, लेकिन हकीकत, ग्राउंड रियलिटी दूसरी है जी। अगर मैं मजाक में कहता हूँ, कई लोग कहते हैं ना बात बात पर हम किसान है साहब, हमें ये बीमारी नहीं हो सकती, तो मैं कहता हूँ कि आखिरी बार पसीना कब निकला था?
आखिरी हल कब चलाया था, जी। आखिरी बार तुमने निराई कब की थी, आखिरी बार कटाई कब की थी। क्योंकि क्या होता है कि 10 बीघे वाले खेत वाले को मैं मेट कहता हूँ, 20 बीघे वाले को जेई कहता हूँ, 30 बीघे वाले को ई कहता हूँ, 50 बीघे वाले को मैं एक्सियन कहता हूँ, क्योंकि वो मोटरसाइकिल से खेत पे जाते हैं। खेती कर रहा है भूमिहीन भवनहीन खेतीहर मजदूर, और नए लड़के जो अब जीन्स पहन रहे हैं उनसे उम्मीद मत करो कि वो खेती करेंगे। तो जो मजदूर हैं, जो भूमिहीन है भवनहीन है, भवनहीन तो नहीं रहे, प्रधानमंत्री जी ने उनको आवास दिया, तो वो खेती कर रहे हैं दूसरे के खेतों में। राइट। ये शहर उत्तराखंड राज्य अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। मौसम आजकल बड़ा कमाल का है, बारिश बड़ी अच्छी चल रही है, और जब बारिश अच्छी होती है, मौसम अच्छा हो, तो अंदर से शेरो शायरी निकलती है। मैंने सुना है कि आपको बड़ा शौक है। नहीं, बस ऐसी पढ़ने का शौक है जी। तेरे शहर का मौसम बहुत हसीन है, इजाजत हो तो एक शाम चुरा लूं। अरे वाह वाह वाह। तो ये कॉलेज के दिनों में भी चलता था क्या? ये ईश्वर प्रदत्त गुण होते हैं जी। बीच में नहीं आते। हाँ। बशीर बद्र साहब हों या वसीम बरेलवी हों, राहत इंदौरी हों, मुनव्वर राना हो, जावेद अख्तर साहब हों, ये निदा फाजली हों, ये इनको मैंने रात रात भर मुशायरे इनके सुने, या कवियों में जो कवि लोग भी हैं उनको भी सुना। तो उर्दू में अभी लिटरेचर बाकी है जी, क्योंकि बहुत ज्यादा भाषण नहीं देते, वो भूमिका नहीं, सीधे शेर पढ़ते हैं, और 2 लाइन के उर्दू के शेर में जो है पूरे एक पन्ने की मतलब भाषण होता है। तो आप कहावतों के द्वारा, मुहावरों के द्वारा और शेर के द्वारा कम शब्दों में ज्यादा बड़ी बात कह सकते हैं। ये नेताओं पे तो बहुत लागू होती है ना। कई बार क्या होता है कि बहुत लंबे लंबे भाषण हो जाते हैं, लोग सो जाते हैं, तो बेहतर है कि 2-2 लाइनों में बढ़िया से लोगों को एंगेज किया जाए। भी आना चाहिए ना। हाँ। ज्यादा गालिब को इस्तेमाल करोगे तो सर से ऊपर जाएगा, हर बात पे गालिब लगा लिया को या मीर को आप कोट करेंगे तो थोड़ा ऊपर जाएगा। तो आप देखते हो ना ट्रकों के पीछे शेर लिखे रहते हैं, तो उसकी भी ऑडियंस एक मास ऑडियंस जी। क्या मानते हैं जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं? आमतौर पे राजनीति में आना सबको होता है, लेकिन जो नया यंग ऑडियंस है, यूथ है, कई बार वो थोड़ा अजीब सी नजर से देखती है। उनको लगता है कि राजनीति कूल नहीं है। ये कूल कैसे बनेगी? 2 चीजें ऐसी हैं, जैसे आरएसएस के बारे में अक्सर लोग बात करते हैं जी, तो आरएसएस के बारे में जो बात करते हैं वो आरएसएस को ज्वाइन करें तो अंदर जाके बेहतर समझ पाएंगे। इसको थ्योरी से नहीं समझ जा सकता। मेरिटोरियस बच्चों के प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन में 25 साल हो गए जाते हुए, हफ्ते में एक दिन किसी कॉलेज में जाती हैं और एनुअल फंक्शन होते हैं। तो जब बच्चा वो आता है, जो टॉपर्स हैं, चाहे वो यूपीएससी के या सीबीएसई के या यूपी बोर्ड के, तो जब वो शील्ड दे रहे होते हैं तो मैं धीरे से पूछता हूँ क्या बनना चाहते हो? आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, डॉक्टर्स, इंजीनियर। अब कहने लगे हैं कुछ साल से वकील भी। अच्छा। लेकिन एडवोकेट कोई नहीं कहता, लेकिन आज तक एक बच्चा नहीं मिला जो ये कहे मैं राजनीति करूंगा। तो ये क्या गंभीर बात नहीं है? बिल्कुल। डेमोक्रेसी के 4 पिलर हैं, तो उसमें कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, विधायिका है। तो कार्यपालिका में तो सब जाना चाहते हैं जी। मीडिया के लिए अब ग्लैमरस हो गई है तो आ रहे हैं, वरना मीडिया का भी हाल होता था कि साहित्य समाज का दर्पण है, और अगर किसी फिल्म में पत्रकार का रोल होता था तो याद है कि वो पजामा पहने, नीचे कोल्हापुरी चप्पल पहने, झोला टांगे, सिगरेट विगरेट भी उसके हाथ में होती है। फिर एक सीन दिखाया जाता है कि वो छाप रहा है और कोई प्रेस में आग लग गई या कुछ है, वो तो फिर उसी के खून से वो अखबार छप जाता था। तो ये एक इमेज आई थी ना, लेकिन फिर बदली। आप लोगों ने इसको बहुत ग्लैमरस किया। तो चारों पिलर में बैलेंस होना चाहिए। जब कोई बच्चा मेरिटोरियस खास तौर से, तो फिर कौन आ रहा है? मेरिटोरियस ने तो आज तक मुझे नहीं कहा, टॉपर ने करेक्ट कब भी नहीं कहा कि आई विल बी एमएलए, आई विल बी एमपी। ये अलग बात है कि जब वो आईएएस हो जाते हैं। तो मैं आज एक पॉलिटिक्स की एक नई चीज बता रहा हूं आपको जी। अभी किसी बच्चे ने नहीं कहा कि मैं एमएलए बनूंगा या एमपी बनूंगा। वही डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, अब एडवोकेट भी करने लगे। नहीं तो पहले वकील भी वक्त की मार का बनता था। बीएससी कर ली, एमएससी कर ली, जॉब नहीं मिला तो लॉ कर ली, पीएचडी कर ली, हॉस्टल के रूम को घेर लिया। लॉ में एडमिशन का मतलब होता है कि हॉस्टल भी मिल जाएगा, और पढ़ने वाले बच्चे को हॉस्टल मिल जाए और उसमें मैथ्स हो, ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे जमाने में साइकिल हो, तो वो
बहुत बड़ी बात होती थी उसके पास। हम्म, लेकिन जब आईएएस बनते हैं तो मैं टॉपर की बात करूंगा। जी पहली बार ऐसे मीडिया के सामने एक नया पक्ष रख रहा हूँ जी कि मैं नंबर 1 आईएएस की बात करूंगा जो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। तो टीएन सेशन साहब भारत के कैबिनेट सेक्रेटरी रहे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे, एमपी का चुनाव लड़े, चलो वो हार गए। टीएन चतुर्वेदी साहब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, इतना पुराना क्यों दें। आरके सिंह साहब जो मिनिस्टर हैं वो होम सेक्रेटरी थे, बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट। तो टॉपर जो आईएएस का है वो एमपी बनना चाहता है। आईपीएस में ले लो निखिल कुमार, बीएसएफ के डीजी रहे वो। अभी उत्तर प्रदेश में एक डीजीपी थे बिजलाल जी, मेरे साथ पार्लियामेंट में। जो अजय देवगन की फिल्म देखी होगी आपने, वो गंगा जल जी, तो उसमें जो उनका रोल निभाया है, वो आजकल डीजीपी रहे झारखंड के, वो एमपी हैं। मेरे अपने, जब मैंने आई वॉज इन पुलिस अकेडमी था, मेरे अपने प्रिंसिपल बीपी सिंघल साहब मेरे साथ एमपी रहे। मैंने 4-5 उदाहरण दिए, हो सकता है 20-25 लोग इस समय आईपीएस एमपी लोकसभा या राज्यसभा। तो आईएएस टॉपर बता दिया जी, बीएसएफ का डीजी और दिल्ली के कमिश्नर निखिल कुमार साहब का नाम ले दिया। यूपी बड़ी स्टेट है, उसके डीजीपी ब्रजलाल साहब का नाम ले दिया। आईएफएस मणिशंकर अय्यर, मीरा कुमार, कुंवर नटवर सिंह। क्यों पुराने में उदाहरण दे रहा हूँ, वर्तमान जो विदेश सचिव हैं, हाँ जयशंकर, तो वो जो सबसे सीनियर होता है वही फॉरेन सेक्रेटरी बनता है। और आईएफएस की मेरिट आईएएस से भी ऊपर जाती है। तो नंबर 1 आईएफएस, नंबर 1 आईएएस, नंबर 1 आईपीएस। आर्मी का चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आप कहोगे वीके सिंह साहब, उसके पहले फुल जनरल शंकर राय चौधरी साहब एमपी बन चुके। तो आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईपीएस होगा, फौज हो गई। अब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट रंगनाथ मिश्रा साहब और अभी गोगोई साहब तो शायद हैं अभी। तो यही 4-5 चीजें। नंबर 1 हीरोइन हेमा मालिनी। अब मैं शबाना आजमी, जया प्रदा, जया बच्चन जी का भी नाम लूंगा। नंबर 1 सुपर स्टार 3 आजादी के बाद, आजादी से दिलीप साहब, राइस खन्ना और अमिताभ बच्चन। हालांकि उस फेरिस्त में फिर विनोद खन्ना भी हैं, सुनील दत्त साहब भी हैं, राज बब्बर भी है, गोविंदा भी रहे, और अभी सनी देओल साहब हैं। तो आप कौन सी विधा ऐसी है। अब पत्रकारों में आ जाओ, हम लोग छोटे पत्रकारों की बड़ी इज्जत करते हैं अपने कस्मों के, अगले दिन छपना होता है। लेकिन जब राज्यसभा में देखा तो शोभना भरतिया हमारे बगल में बैठती थी, हिंदुस्तान अखबार की मालकिन, दैनिक जागरण के मालिक महेंद्र मोहन और नरेंद्र मोहन साहब। तो सब विधाएं देख लो, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, फौज, जुडिशरी, फिल्म, क्रिकेट में देख लो। मेरे साथ चेतन चौहान साहब एमपी थे, फिर कीर्ति आजाद साहब आए, अजरुद्दीन जी आए, सिद्धू साहब आए, और एक दिन तो देखा भगवान जी चले आ रहे पीछे पीछे। आप समझ रहे होंगे मेरी मुराद किससे, सचिन तेंदुलकर और भी गौतम गंभीर साहब हैं। कोई विधा बची है? डकैतों में फूलन देवी रहे, टॉप क्रिमिनल्स में अब नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो लोग रहे, अभी सजा भी पा गए, हमारे भी गए, काउंटर भी हुआ, तो फिल्म भी हो गई। बाबा महात्माओं में भी आप देख लो, सुरेश आनंद जी, सच्चिदानंद जी, डांडी महाराज, साक्षी महाराज, हमारे मुख्यमंत्री जी। पैसे वालों में बिरला साहब मेरे साथ एमपी रहे, अंबानी, अनिल अंबानी मेरे साथ एमपी रहे, विजय माल्या साहब रहे, अमर सिंह रहे। कोई विधा बच रही है जो एमपी नहीं बनना चाहती है? तो लड़के शुरू में क्यों नहीं कहते हैं, बाद में क्यों आते हैं सब करके? 25 साल की उम्र में आए ना, तो सब सारा लुफ्त लेने के बाद फिर आते हैं। तो इसका मतलब है क्रिकेट का ग्लैमर हिंदुस्तान में बहुत है, और फिल्मों का। उन दोनों लोगों को पॉलिटिक्स में ग्लैमर ज्यादा नजर आया। अब बताइए, हम लोगों की शर्टें पड़ती थी इनकी टिकट लेने में। देखा मेरे साथ एमपी रही, जया बच्चन जी रही, जया प्रदा रही, हेमा मालिनी हैं, मैं आगरा से एमपी हूँ, मथुरा से। तो मैं कहना ये चाहता हूँ लड़कों से कि जब बाद में आपको लगता है कि पॉलिटिक्स में, तो शुरू से करो, तो सीनियरिटी भी बढ़ जाएगी और एक सम्मान भी रहेगा। फिर फिल्म स्टार की तरह एक ही बार जीत के नहीं रह जाओगे, क्योंकि फिर दोबारा मुश्किल होता है इन लोगों का आना। स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर मैं कुछ आपके इंटरव्यूज देख रहा था, आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि भाई ये जेनेरिक और वो उस चीज़ को लेके, लेकिन एक माइंडसेट वाइज पहले लोग सरकारी विद्यालयों में ही पढ़ते थे और अच्छी अच्छी पोजीशंस पे आप और हम लोग भी पढ़े हुए हैं, लेकिन एक माइंडसेट अभी ऐसा लगता है कि सरकारी स्कूल होगा तो ठीक नहीं होगा टाइप का। सेम हॉस्पिटल्स को लेके ये इमेज बनाई गई, या ये इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं उसमें काम करने वाले लोग रहे? उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर देखें तो ये क्षेत्रीय दलों की सरकारों के आने से जो है
तवे पे रोटी पलटती रही। हम्म। तो उसका सबसे बड़ा वो है ना कि एक बार सपा फिर बसपा, सपा दोनों 4-4 बार रहे, माने 8 कार्यकाल, बड़ी बात है ना क्षत्रिय दल। तो उनकी सोच बड़ी नहीं थी, बहुत लिमिटेड सोच के लोग थे, परिवारवादी पार्टियां थी, इंडिविजुअल फर्स्ट है, पार्टी सेकंड है, नेशन थर्ड है। बीजेपी में नेशन फर्स्ट है, पार्टी सेकंड है, इंडिविजुअल थर्ड है। तो वो है ना तुम सम पुरुष ना मौसम नारी, यूपी लूटो बारी बारी, तो वो होता रहा। तो उसकी वजह से सभी सिस्टम गड़बड़ाए। अब क्या है, डबल इंजन की सरकार है और स्थायी यूपी में रिपीट होने का मतलब है अब उद्योगपतियों को लगता है कि पैसा लगाना ठीक है, अब इन्वेस्ट करने में लोगों को अच्छा लग रहा है। आप देखिए कि उत्तराखंड में लोग आए, नीचे हरिद्वार में और उधम सिंह नगर में काफी इन्वेस्ट किया लोगों ने, राज्य सरकार ने सुविधा दी, बड़ी सोच के लोग थे यहाँ के मुख्यमंत्री लोग। तो सरकारी, एक समय हमें सरकारी अस्पताल याद है कि फर्श पे आप अपनी शक्ल देख लो, लाल कंबल मुझे आज तक याद है, ब्रेड बटर मिलता था वो याद है। डॉक्टर जब विजिट करते आता था तो हम लोग छोटे थे भागते थे, जैसे डीजीपी के आने में भी आज थाने में उतनी घबराहट और बौखलाहट या भगदड़ नहीं मचेगी जो वो डॉक्टर राउंड लेता था। तो फिर आवश्यकता आविष्कार की जननी है। मुझे लगा बीच में पब्लिक के मन का नहीं हुआ तो प्राइवेट स्कूल खुले, तो शिक्षा का तो समान शिक्षा होनी चाहिए थी। अब तो गंगा जी में बहुत पानी बह गया। देश आजाद हुआ था, मैं ये कहता हूँ आजादी के साथ जब तमाम चीजें आई तो केवल कॉमन एजुकेशन रख देना चाहिए था। तो मैं उसको विस्तार से कहता हूँ कि प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी का नाती, क्योंकि लड़के बड़े हो गए होंगे, और राष्ट्रपति भवन का चपरासी, दिल्ली का पुलिस कमिश्नर और सिपाही, मंत्री और संतरी, नगर सेठों, भिखारी के बच्चे कॉमन एजुकेशन एक छत के नीचे एक ही सिलेबस से पढ़ रहे होते। तो आज देहात में भी बहुत IAS IPS होते। अब आपका मैं उदाहरण देता हूँ कि देहरादून का दून स्कूल, अजमेर का मेयो कॉलेज, ग्वालियर का सिंधिया, नैनीताल का शेरवुड, ये प्रथम प्रकार के हैं। और जब से वैश्वीकरण उदारीकरण हो गया है तो कैम्ब्रिज, हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड, फिर ये हमारे, फिर पीटर स्वेटिक, चार्ल्स जॉर्ज, GD गोयन का DPS टाइप के, लास्ट में अपने वो होते हैं जो सरकारी होते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में सुधार हो रहा है कि अध्यापक की पहली बात तो हम उसकी हाजिरी सुनिश्चित कर रहे हैं, जो जाया नहीं करता था। और जब उसको स्कूल में पहुंचा दिया है, बायोमेट्रिक कर दिया, तो फिर पढ़ाएगा भी थोड़ा बहुत। तो ये है कि जो सबसे ज्यादा सैलरी ले रहा है वो ठीक से नहीं पढ़ा रहा है, और जो प्राइवेट में कम सैलरी मिल रही है वो ज्यादा पढ़ रहा है। तो टीचर क्या हो गया है, अब मिशनरी नहीं रहा। जो हमारे टीचर होते थे प्राइमरी में वो PCS भी हो सकते थे और थानेदार भी बन सकते थे, वो पटवारी तो बन ही जाते। जो टीचर हुआ वो कांस्टेबल तो बन ही जाता, लेकिन वो कहता नहीं मेरे को अध्यापक टीचिंग करनी है, तो उनका मिशन था। तो प्राइवेट स्कूल खुले, जब सरकारी स्कूल गार्जियन के मापदंड पर सही नहीं होते, यही अस्पतालों का रहा। लेकिन अब मैं पूरे उसके साथ कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में और देश में सभी मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छे हो रहे हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज हो रहा है। 100 करोड़ जब पॉपुलेशन हमारी थी, 1 एम्स था, अब 140 से तो 15 एम्स हो गए, जबकि 1.5 एम्स आनी चाहिए थी। कांग्रेस के हिसाब से 1.5 एम्स होनी चाहिए, एम्स होनी चाहिए, तो 15 हो गई हैं। PGIs हो गई हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज हो गया है। इसके अलावा UG की सीट बढ़ गई है, PG की सीट बढ़ गई है। तो कुल मिला के अब सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत बेहतर होंगी, फिर सुपर स्पेशलिटी हो रही है। आज ही का इससे अच्छा उदाहरण क्या होगा, उत्तराखंड की पहली कैथ लैब आज बड़े मंत्री जी ने, उसका डॉक्टर मनसुख जी ने उद्घाटन किया है, पहली। अब वो एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी हुआ करेगी, कम रेडिएशन है, उसके इमेज बहुत अच्छे हैं, तो उसका फायदा होगा यहाँ या नहीं होगा। और इसी से जोड़ दिया हम सैटेलाइट एम्स, जो नीचे हल्द्वानी वाली है, किच्छा वाली, तो उसका भी पैसा रिलीज हो गया, भूमि पूजन होगा। तो ये सब तो सरकारी है ना।
पर कभी ऐसा लगता है जैसे, क्योंकि आप मिनिस्टर हैं और जब स्टेट में भी होंगे बहुत बार जाना पड़ता होगा विद्यालयों के इनॉग्रेशन में, प्राइवेट स्कूल के और उनके, तो कभी मन में ऐसा आता था यार साल में हम 10 प्राइवेट स्कूल के कर रहे हैं, सरकारी स्कूल का तो इनॉग्रेशन करने का ही मौका नहीं मिल रहा है? अब मैं बहुत थोड़ा स्पष्ट बोल लेता हूँ। जी। जीआईसी माने गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। हाँ। मुझे लगता है लास्ट सिफारिश मैंने सन 2000 में की है। किसी प्रिंसिपल को लिखा था कि जीआईसी में इसका बच्चे का एडमिशन ले लो। 23 साल पहले। हाँ। अब आगरा के संदर्भ में पीटर्स, पैट्रिक, चार्ल्स, जॉर्जेस, जीडी गोयनका, डीपीएस आदि 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 एडमिशन करवा दीजिए। लिए लोग आते हैं, क्योंकि एक गार्जियन ने अब तय कर लिया है कि हमारी जिंदगी बर्बाद हुई, बच्चे की नहीं होने देंगे। तो वो खुद की जिंदगी को बर्बाद मानता है? मान लो अशिक्षित था। अच्छा, वैसे कह रहे हैं। ओके। या वो अर्धशिक्षित था, या पढ़ाई में मन नहीं था, या बीच में छोड़ दी थी, या कम स्टैंडर्ड के स्कूल में पढ़ा, तो आज रिक्शा चलाने वाला भी कहता है कि भाई मैं चला रहा हूँ लेकिन बच्चे को पढ़ाऊंगा। ये अच्छी बात है। और आगे बढ़ने का तरीका गुड क्वालिटी एजुकेशन के अलावा कुछ नहीं है। दुनिया में कोई काम अपनी हैसियत से बढ़ के कर देंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। दुनिया में एक ही काम है जिसमें हैसियत मिटा देंगे तो जरूर आबाद होंगे, वो है अपनी बच्चों की पढ़ाई पर अपने आप को मिटा दो, एक दिन सब कुछ वापस आएगा। आपसे जब बात कर रहा हूँ ना बड़ा मजा आ रहा है। बहुत कम लोग होते हैं जिनसे इतना मजा आता है। आपकी खुद की लाइकिंग क्या है लाइफ में? कैसे याद किया जाना चाहते हैं? क्या कुछ करना चाहते हैं कि बघेल जी को कल को कभी कोई याद करे कि बॉस एक मिनिस्टर थे या एक पॉलिटिशियन थे? ऐसा टारगेट बना के करोगे तो कुछ नहीं होगा, वो फिर उसी में दिमाग लगा रहेगा। जब से मैं चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है। इन आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, और मेरी जिंदगी एक मुसलसल सफर है। मंजिल पे पहुंचा तो मंजिल बढ़ा दी। तो मेरे बैचमेट हैं यहाँ उत्तराखंड में थे, कई लोग थे। तो उस समय तो ईश्वर आता और कहता वत्स मांगो, तो क्या कहते, यही कहते हरिद्वार कोतवाली दे देना। वही अच्छी थी कोतवाली। ये थोड़े सोचा था कि 4 बार लोकसभा, 1 बार राज्यसभा, 1 बार विधानसभा, वहां मंत्री और यहाँ मंत्री। लेकिन मेरा जो पुलिस छोड़ के मेरा डिग्री कॉलेज में कमीशन से सिलेक्शन हुआ है, तो अक्सर पुलिस के दौरान मैं एमपी को नहीं देखा करता था। ज्यादा कदा उनकी चिट्ठी आती थी, विधायक दिखाई पड़ते थे, एमपी एकदम सेरिमोनियल होता था। 26 जनवरी 15 अगस्त को निकलता था, बड़ा हल्ला होता था। और एमपी एमएलए के चुनाव साथ में होते थे, तो विधायक बेचारे मेहनत कर लेते थे, सांसद हो जाता। कांग्रेस का जमाना था, टिकट पाओ और जीतो। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं इसी कमी को दूर करूं कि वो बिल्कुल नहीं जाते हैं, मैं रोक जाऊं। और थोड़ा भ्रष्टाचार के भी आरोप रहते हैं पॉलिटिक्स में, तो ईमानदार हो जाओ और हार्ड वर्कर हो जाओ। आलसी होते हैं तो मैन टू मैन एंड पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट से अच्छा दुनिया में कोई चीज ही नहीं है राजनीति में। तो मेरा फार्मूला है, मैं कोई चुनाव नहीं हारता हूँ जब मैं अखिलेश यादव से लड़ता हूँ या उसकी वाइफ से या उसके भाई से, तभी चुनाव हारता हूँ, बाकी नहीं हारता। तभी हारता हूँ से क्या मतलब है? मतलब क्यों ऐसा? एक क्षेत्र कभी 2 पार्टी के लिए अच्छा नहीं होता है। तो भारतीय जनता पार्टी तो किसी को भी कह सकती कहीं भी जाके लड़ो, लेकिन वो तो अपनी बी फॉर्म पे दस्तखत करते हैं, चूज एंड पिक जिसको कहते हैं। तो कहाँ लड़ते हैं ये लोग? उत्तर प्रदेश की बेस्ट 5 पर एक आजमगढ़ चला जाता है, एक कन्नौज चला जाता है, एक बदायूं चला जाता है, एक फिरोजाबाद चला जाता है, और एक कौन सी मैनपुरी। तो बाकी को कहते हैं भाई यहाँ लड़ो वहां लड़ो, लेकिन खुद तो फिर अपना बैटलफील्ड जो चुनते हैं तो वहां पर तो उनके लिए अच्छा होता है ना। कौन लोग हैं लाइफ में जो इंस्पायर करते हैं, या कौन सी चीजें हैं लगता है कि यहां से एक पावर मिलती है बॉस? मेरे को तो मेरी माँ से बहुत प्रेरणा मिली है, बहुत डायनेमिक थी। दूसरा, अगर ऐसे देखा जाए तो अहिल्याबाई होलकर जी से मैं बहुत प्रभावित हूँ, क्योंकि लोक कल्याणकारी उनका शासन था। एक काला धब्बा नहीं है। और कर्नाटक में अकाल पड़ा तो ले आई मालवा में 12,776 मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। उस समय अन्य रियासतें भी थी, सिंधियाज थे, गायकवाड़ थे, भोसलेज थे, पेशवाज थे, और भी तमाम। भारत में तो जितनी लोकसभाएं लगभग इतनी रजवाड़े थे। सरदार पटेल ने जो रिजॉल्व करवाए, और टूटे किसने? मोहम्मद गोरी ने तोड़े।
फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़े होंगे, फिर क्योंकि शरीयत से चले हैं ना, इल्तुतमिश ने तोड़े होंगे, रजिया ने भी एक दो तोड़े। फिर बलबन बहुत खराब था, ब्लड एंड आयरन वाली पॉलिसी थी उसकी, लाइक बिस्मार्क। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने तोड़े, मोहम्मद खिलजी ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, फिरोज तुगलक ने, मोहम्मद तुगलक ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, फिर सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी ने, बाबर, राम जन्मभूमि, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। चलो इनमें कोई थोड़ा सा कम तोड़े, लेकिन औरंगजेब ने तो पूरे मुगलों का पूरा हिसाब, मुगल डायनेस्टी में सर्वाधिक तोड़े। तो फिर अभी थोड़े केवल है, मैं जब गोवा गया तो पता चला कि अंग्रेजों ने बहुत तोड़े। तो जहांगीर अपने दरबार में बैठा हुआ था, तो शहजादी रोते हुए आती है, नई गुलामी। खैबर दर्रे से आने वाले लोगों ने भी तो गुलाम किया है ना, ये भी आखिरी वाली याद रखते हैं अंग्रेजों वाली। तो यहाँ भी भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, गीता, पुराण, महाभारत, उपनिषद, ऋचाओं पर कहीं ना कहीं कुठाराघात हुआ या नहीं हुआ होगा, क्योंकि दिल्ली सल्तनत शरीयत से चलती थी। तो शहजादी रोते हुए आती है, बादशाह पूछता क्या हुआ, पता चला हाथ जल गया, एक अंग्रेज बैठा हुआ था, उसने झोले से एक मल्लम लगाया, निकाला, शहजादी को लगाया, शहजादी को ठंडक पहुंची, बादशाह खुश हुआ। खुश होने पर तो हम लोग कहते ही मांगो क्या मांगना, तो उसने कहा बस जहां पर 10 बाई 20 का टेंट कालीकट में लगाने के लिए दे दो। तो मल्लम था, वो बेसलीन थी। तो फिर 10 बाई 20, 20 बाई 40, 40 बाई 80 होते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में पूरे देश में छा गया और हम गुलाम हो गए। 1857 हम हार गए, रानी के गुलाम हो गए। तो मैं अभी गोवा में बात कर रहा था, जगह गया था, तो मैं शनिवार और मंगलवार को कुछ जहाँ रहता हूँ तो तेल चढ़ाता हूँ, पूजा करता हूँ, तो ढूंढे नहीं मिल रहे थे। पता चला सब वो बहुत तोड़े। पौंडीचेरी में था तो पता चला कि पूरे तोड़ दिए गए थे। ये सब टूटे हुए अहिल्या जी को मिले। तो 12,776 हरिद्वार में भी एक जगह है, तो मैं देखता हूँ होलकरों का जो राज चिन्ह लगा हुआ, त्र्यंबकेश्वर, कृष्णेश्वर, ओंकारेश्वर, महेश्वर। काशी विश्वनाथ का पहला जीर्णोद्धार अहिल्या जी ने किया, दूसरा मोदी जी ने किया। सोमनाथ का पहला अहिल्या जी ने किया, दूसरा सरदार पटेल ने किया, तीसरा मोदी जी ने किया। तो मैं बहुत प्रभावित हूँ उनसे। मोदी जी का जिक्र अभी आया और आगे दिल्ली का भी आया था। ये दिल्ली में क्या हो रहा है? ये दिल्ली क्यों, मतलब ये देश की राजधानी हाथ नहीं आ पा रही, क्या हो रहा है ये? किसके नहीं हाथ आ पा रही? मतलब अगर 9 साल से पूरी तरह कंट्रोल में है दिल्ली तो मतलब बहुत है। ये तो आप दिल्ली वालों की बात कह रहे हैं। बहुत शहर है वो। अच्छा, मैंने बताया ना वहाँ राइट फ्रॉम पृथ्वीराज चौहान 1192 में अजमेर के थे, तराई सेकंड हारने के बाद से दिल्ली बदलती रहती है। लेकिन बहुत दिनों बाद ये हुआ है कि दिल्ली में कोई हिंदुस्तान की आत्मा बैठी है। एक्चुअली क्या है कि ये 9 साल छोड़ दो तो भारत के लोग सरकार चुनते थे, क्योंकि गांव बाहुल्य देश है, लेकिन चलाते थे इंडिया के लोग। 9 साल से ऐसा हो रहा है कि भारत सरकार सुन रहा है और भारत ही सरकार चला रहा है। इसलिए 80 करोड़ को 5 किलो गेहूं चावल फ्री के मिल रहा है, इसलिए विधवा विकलांग वृद्धावस्था पेंशन 1,500 आ रही है, पूरी डीबीटी। इसीलिए 9 करोड़ घरों में कंडे से रोटी बनती थी तो गैस सिलेंडर आया। 45 करोड़ बहुत बड़ी संख्या है जिन्होंने बैंक की शक्ल ही नहीं देखी थी, तो उनका खाता खुला। और इस शताब्दी का मैं सबसे अच्छा शब्द डीबीटी मानता हूँ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। आपके दून के ही पढ़े हुए थे राजीव गांधी जी। उन्होंने क्या कहा था कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ न्यूट्रिएंट जोन से तो 15 पैसे पहुंचते हैं। कौन खाता था ये? चलो खुल के बात हो, एडीओ, वीडियो, सीडीओ, डीडीओ। और जब वो खाते होंगे 85%, तो बेईमान पॉलिटिशियन ने भी कहा होगा भाई हमारा हिस्सा दो। चाहे प्रधान हो, सरपंच हो, ब्लॉक प्रमुख हो, जिला पंचायत सदस्य हो, मैं तो एक उंगली उठाता हूँ तो 3 अपनी तरफ करता हूँ। एमपी ने भी कहा होगा। केवल खाता खुलाया और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में बटन दबाते हैं मोदी जी, किसान सम्मान निधि की 2000 पहुंचते हैं, 1999 नहीं पहुंचते। तो कितना बड़ा करप्शन रोका है। अभी 9 साल में दुनिया भर की उपलब्धि हम लोग गिनाते हैं कि इतने गैस सिलेंडर, इतने आयुष्मान कार्ड, इतने 5 किलो गेहूं चावल, इतने शौचालय, इतने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास।
ये उपलब्धि क्या कम है कि लुटियन जोन जो है वो काजल की कोठरी है, और 9 साल से एक प्रधानमंत्री उस काजल की कोठरी में है, और जिसका एक एक दस्तखत अरबों का हो सकता है अगर वो बेईमान हो, और एक काला दाग नहीं लगा। ये छोटी उपलब्धि है। उपलब्धि नंबर 1 यही है कि 9 साल में प्रधानमंत्री पर एक दाग नहीं है। तो नेता के बस का तो ये रहा नहीं, क्योंकि कृष्णा मेनन ने जीप घोटाला शुरू में ही कर दिया था। फिर बोफोर्स के समय हम जवान हुए थे, फिर 2G हमने देखा है, 3G हमने देखा है, कोयला हमने देखा है, कॉमनवेल्थ हमने देखा। तो ये बड़ी बात नहीं है क्या कि 9 साल में काजल की कोठरी में रहने के बाद एक दाग ना लगे। तो कोई ऐसा होता ना अवहर टाइप का आदमी, फकीर, परमहंस, वही कर सकता है। वो मोदी जी है, न मांझी न रहबर न हाथ में हवाएं, है कश्ती भी टूटी एक ऐसा सफर है। और फकीरी का अपना अलग ही मजा है, ना पाने की चिंता ना खोने का डर। वाह। तो पाने और खोने की उससे परिधि से अलग होकर मोदी जी जो है गरीब कल्याण की योजनाएं या राष्ट्र हित की योजनाएं बनाते हैं। चिंता नहीं करते हैं इसमें कितने लोग नाराज हैं, कितने खुश होंगे। हमारे प्रदेश उत्तराखंड में क्योंकि उनका लगाव वैसे तो सभी से है, लेकिन केदारनाथ बहुत भव्य तरीके से बन रहा है, ये सभी को प्राउड फील करना चाहिए, क्योंकि वो कोई पॉलिटिकल पार्टी वाली बात नहीं है, वो तो विश्व उस बात को मानता है। हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि मोदी जी लग रहा है हिमालय आ जाएंगे, कभी यहीं बैठेंगे। ऐसा कुछ है क्या? आपको लगता है क्या? वाइब कैसी है उनकी? नहीं, मैंने ये बताया ना कि कोई ऐसा है जीएसटी लाए, हमारा वोट बैंक व्यापारी है, तो जीएसटी आई तो थोड़ा डिमोनेटाइजेशन, हमारी पार्टी में व्यापारी लोग हैं। कोई ऐसा है, मायावती कोई ऐसा काम कर सकती हैं जो जाटों के खिलाफ हो, मुलायम सिंह कोई अखिलेश यादव ऐसा काम कर सकते हैं जो यादव और मुस्लिम के खिलाफ। तो ये बड़ी बात है ना कि अपने वोट बैंक तो खिलाफ काम नहीं किया। जीएसटी गलत नहीं है, इंस्पेक्टर राज खत्म किया। डिमोनेटाइजेशन से काला धन काफी हद तक समाप्त हुआ है। और दूसरा वो जो बाथरूमों में दबे पड़े थे वो बाहर आए, और आतंकवादियों को जो फंडिंग होती थी उसमें भी कमी आई है। लेकिन एक बड़ा डिसीजन था ना, सरकारें चली जाती हैं ऐसे डिसीजनों से, लेकिन नहीं, सरकार की चिंता नहीं है, देश की चिंता है। वाइब कैसी है जो मैं पूछना चाह रहा था उनकी? वो तो आप मिले होंगे ऑब्वियसली, किसी से हाथ मिलाते हैं तो स्वाभाविक बात है। तो आज की तारीख में कह सकते हैं कि एक संत के हाथ में राजनीति आ गई है, और राजनीति बुरी नहीं है। राम के हाथ में आई तो मर्यादा बनी, कृष्ण के हाथ में आई तो आपने देखा होगा कि तानाशाहों की समाप्ति हुई, बुद्ध के हाथ में आई तो करुणा बन गई, महावीर के हाथ में आई तो अहिंसा हो गई, तो मोदी जी के हाथ में आई तो गरीब कल्याण हो गया। तो मोदी जी तो संत हो गए, अमित शाह जी से डरते हैं क्या आपकी पार्टी में लोग? उनकी पर्सनालिटी मेरे को ऐसा बताया गया कि सब डरते हैं उनसे, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं, कई बार क्या है कि ऐसी छवि पेश की जाती है। अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत हम्बल है। हाँ। और खूब मिलनसार है, कोई भी मिल सकता है। हाँ। और लेकिन है कि ज्ञान के भंडार है। हाँ। और निर्णय लेने की क्षमता है, और आपको वाक्य पूरा नहीं होगा तब तक समझ जाते हैं हाँ। कि क्या विषय है। उनमें लीडरशिप की सारी क्वालिटी है। बढ़िया, बहुत बढ़िया बातचीत आपसे रही, बहुत सारी शेरो शायरी और विजन आपका समझ में आया। और मेरे ख्याल से अच्छे पॉलिटिशियन या लीडर वही अच्छे होते हैं जो एक्सप्लोर बहुत सारा करते हैं। और जिस तरह से आप बता रहे थे, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे देखने सुनने वालों को ये पॉडकास्ट में मजा आया होगा। सिर्फ शेरो शायरी का शौक है, गाना वाना भी गाते हैं? नहीं, श्रोता अच्छा हूँ। अच्छा, गाते नहीं? गाते तो होंगे यार। नहीं, गाता नहीं। हाँ? गाता नहीं, लेकिन अच्छा श्रोता हूँ। मेरे को क्लासिकल म्यूजिक, हाँ। लोक भाषा, लोक भोजन, लोक भूषा जी, क्लासिकल डांस, क्लासिकल सॉन्ग, भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, बिहुआ, भांगड़ा, घूमर, राई, ये अपने देश के बड़े जो हैं लोक नृत्य हैं, लोकगीत है, लोक संगीत है, उसमें बड़ी रुचि है। और पोएट्री की समझ है जी।
कोई शेर ऊपर से नहीं जाता। तो ये तो ईश्वर ने गुण दिए, वरना दूसरे दिन समझ में आते हैं लोगों को। उत्तराखंड राज्य के भीतर बैठे हैं, आखिरी सवाल, कैसे देखते हैं? उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। मैं जब यूथ ब्रिगेड का अध्यक्ष था तो अविभाजित यूपी था जी। तो मैंने बताया ना कि पौड़ी, टेरी, चमोली, उत्तरकाशी और उधर गंगोली आर्ट, अल्मोड़ा बता रहे थे आप। नैनीताल, अल्मोड़ा, बेरीनाग तक जाता। बेरीनाग इधर ये खूब मैं मीटिंग करता था, कच्छा में, सितारगंज में, बाजपुर में। मुझे थोड़ा पता था इंटरव्यू होना, ऐसे मेरे को याद नहीं सब। इधर हल्द्वानी में। तो फिर मैं जब दूसरी बार एमपी था तब राज्य का बंटवारा हुआ। तो मुझे तो लगता ही नहीं है कि हमसे अलग है, बल्कि उत्तर प्रदेश को बड़े भाई की भूमिका निभानी चाहिए और हमारा ही छोटा भाई है। तो चूंकि मैं अविभाजित यूपी में राजनीति दो बार एमपी रहा, चांस की बात है कि मैं डी तिवारी साहब के साथ सांसद रहा हूँ। अच्छा। खंडूरी साहब के साथ सांसद रहा हूँ, कोश्यारी साहब के साथ सांसद रहा हूँ, हरीश रावत जी के साथ सांसद रहा हूँ, निशंक जी के साथ रहा हूँ, और अभी जो अपने रावत जी थे उनके साथ रहा हूँ। और कौन बचा? कई भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं जो उनके साथ, बहुगुणा जी के साथ रहा हूँ, विजय बहुगुणा। तो ऐसे ही लगता है कि सब घर है, परिवार है। और यहाँ के एक बेटे वहाँ मुख्यमंत्री बने हुए हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी। हाँ, दिए का अपना कोई मुकाम नहीं होता, जहां भी जाएगा रोशनी बिखरेगा। थैंक यू, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, मेरे ख्याल से 40-45 मिनट आपके ले लिए हमने, बट बड़े अच्छे रहे, बहुत अच्छी बातचीत रही। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप बढ़िया करिए और आपके अगले 2 दिन अच्छी मीटिंग यहाँ पे चले, और बारिश तो कॉम्प्लीमेंट कर ही रही है। बहुत बहुत आभार आपका जी। आपकी बहुत प्रसिद्ध ये यूट्यूबर्स हैं, करोड़ों की आपकी फॉलोइंग है, तो बिना 1 रुपये वित्तीय भार मेरा खर्च किए बिना मेरी अप्रोच करोड़ों तक पहुंच गई। आप मुझे आभार प्रकट कर रहे हैं, होना उल्टा चाहिए कि मैं बहुत बड़े विज्ञापन देता तो भी मेरी बात नहीं पहुंच पाती जो आपने पहुंचा दी, इसलिए मैं निजी तौर से आपका आभार प्रकट कर रहा हूँ। थैंक यू।